चलिए गुड मॉर्निंग। नौ जुलाई पहला माइनर, बेसिक मैथ पूरा, वेक्टर पूरा, एनएलएम के जितने लेक्चर हो जाएं 2, 3, 1.5, 1 जो भी हो जाएगा सही उतना ही आएगा। और पूरे 50 क्वेश्चन जो अभी नया पैटर्न आया है पिछले 3 साल से उसी पर आएगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, तैयारी क्या करनी है? तैयारी यही होती है, क्लास नोट्स अच्छे से करें, ईएलपी अच्छे से करें, सवाल बिल्कुल देखा हुआ नहीं आता है ना, वैल्यू बदली आएंगी, कॉन्सेप्ट वही रहते हैं है ना। तो अपन सोचें कि वही का वही सवाल आ जाएगा, मैं ईएलपी को 4 बार कर लूं। 4 बार करिए पर उसको समझ के करिए। आप सोचे मैं क्वेश्चन को याद कर लूं, आंसर रट लूं, वैसा नहीं होता। ये छोटी क्लासों में चलता है, 6ठी 7ठी 8वीं में। पेपर जैसा नीट का आता है बिल्कुल वैसा ही बनाया जाएगा। अच्छे से बस कॉपी अच्छे से पढ़नी है, प्रैक्टिस अच्छे से करके लानी है। ठीक है, चलो पढ़ाई शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, वेक्टर को आगे ले चलते हैं। लिखें, तो एक कॉन्सेप्ट समझिए, ये बड़ा काम का है और थोड़ा सा समझने वाला सवाल है। जैसे लिखा होता है a प्लस बी बराबर आर, इसका मतलब जोड़ है या वेक्टर जोड़ है? वेक्टर सम है, सही बात है। मैं आपको कहूं क्या, मुझे ना आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, या बोलूं तो a प्लस बी का क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। तो इसका फॉर्मूला आपको रटा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मेरे हिसाब से 15-20 बार तो मैं लिख चुका हूँ ये फॉर्मूला, पूरी फिजिक्स में काम आता है। अब आज इसमें थोड़ी सी और बढ़िया बातें सीखिए। थीटा क्या है? थीटा क्या है? एंगल बिटवीन अब कुछ नई बातें सिखा रहा हूँ, थोड़ी इंटरेस्टिंग देखिएगा। ये a प्लस बी आर है, इसी को मैंने थोड़ा सा छेड़ दिया, a प्लस बी बराबर आर था, अब मैंने लिख दिया b बराबर आर माइनस ए। बोलो हाँ है क्या? लिख सकते हैं, मॉड ले लिया, मॉड b इज इक्वल टू मॉड ऑफ आर माइनस ए। देखते कुछ कुछ होना चाहिए सर, ये तो सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा? सब्ट्रैक्शन वाला। थोड़ा सा आंखें खोलिएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA कॉस थीटा न मान के अल्फा मान लो, अल्फा न मान के कुछ और मान लो, आपकी इच्छा, जो कुछ भी मान सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने अल्फा नहीं माना, मैंने फाई मान लिया। अब बताओ फाई किसके बीच का एंगल है? आर और ए। ये मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि जो आप इस फॉर्म में लिखते हैं, यहां जो एंगल आता है वो आर और ए का है, यहां एंगल आता है वो ए और बी का है। क्या ये बात समझ में आ रही है? इस बात से 2-3 सवाल इतने जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, वो आप देखना। फिर दिमाग में बात बैठाता हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है। P प्लस क्यू मिला मुझे आर। अब मैंने सवाल पढ़ा, सवाल कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन Q एंड R। मैंने कहा यार ऐसे ही मॉड ले लूंगा तो जरा इसको खोल, क्या खोलेगा, खोल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, वहां पर एंगल किसके बीच में आएगा? P और Q। पर मुझसे प्रश्न पूछा गया है एंगल बिटवीन Q एंड R, तो यहां से मेरी बत्ती जली, यार मुझे Q और R में चाहिए, तो क्यों ना मैं थोड़ा सा इसको ऐसा लिख दूं, थोड़ा सा मैं इसको ऐसा लिख दूं। मुझे चाहिए आर और क्यू, तो पी को तो यहां रखा, क्यू को वहां भेज दिया। अब इससे फायदा क्या हुआ? मॉड पी इक्वल टू मॉड आर माइनस क्यू, और आर माइनस क्यू को क्या लिखूंगा? आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2RQ कॉस थीटा अल्फा बीटा, जो तेरी इच्छा हो।
जो तेरी इच्छा हो। पर ये बीटा अब किसके बीच का एंगल है? क्या आप ये मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये बहुत बढ़िया सवालों का हिंट है कि जब आपको एंगल पूछा जाए तो आप थोड़ा सा होशियारी लगाओ। मैं इसी से काम कर लेता अगर मुझे एंगल पी और क्यू में पूछता। ये मैं इतने समय से ये रट रहा हूं, ये मेरा सबसे फेवरेबल कॉन्सेप्ट है। पर इसमें एंगल है वो ए और बी का, इसमें एंगल आर और ए का। क्या ये बात दिमाग में बैठा पा रहे हैं? पहले आप इसको लिखिए, फिर मैं इस पर 3 प्रश्न आपको करके दिखाता हूं कि यार ये तरीका कैसे अच्छे अच्छे सवालों को हिट कर देता है। नोट डाउन करके रखिए। मिटाऊं? अब जिनकी बत्ती जल रही होगी तो उनको पता होगा कि ईएलपी 8 का सबसे लास्ट वाला सवाल, भाई साहब वो तगड़ा सवाल है। कई बच्चे उसमें वो मान रहे हैं थीटा है, वो थीटा नहीं है, वो रिजल्टेंट का है एंगल। 19 नंबर देखिए, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ ईएलपी, जिसमें ये थॉट लगाएंगे आप तभी कर पाएंगे। अब 19 को अलग अंदाज में पढ़िए, बहुत धीरे धीरे, 5 मिनट ज्यादा खर्च करिए और उसको समझिए। जल्दबाजी मत मचाइए, 2 बार पढ़िए उसको, क्या गिवन है, खुद इवॉल्व करिए और फिर सॉल्यूशन समझिए। अब वो क्या कह रहा है, आराम से पढ़ो। ईएलपी नंबर 8 सवाल नंबर 19। पहले लिखो क्या क्या गिवन है। डर लगता है? अच्छा, सबसे बढ़िया तरीका होता है सवाल पढ़ के गिवन लिखो, क्या पूछा है, फिर उसके बाद सोचो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। सबसे अच्छा तरीका यही है। देखें, रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस इज 20। आर दे रखा है। कई बच्चे लिखते हैं आर वेक्टर 20, गलत है भाई। 20 तो मैग्नीट्यूड है ना भाई, तो 20 या तो ऐसा लिखो या ऐसा लिखो। आर वेक्टर 20 नहीं है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। छोटी छोटी बातों को समझो। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स, इसमें से कोई एक फोर्स कितना है? 20√3, and it makes an angle of 30 with resultant। मतलब ये 30 डिग्री इज द एंगल बिटवीन F1 वेक्टर एंड R वेक्टर। क्या ये समझ में आ रही है? पढ़ना अच्छे से। एंड इट मेक्स 30 डिग्री विथ रिजल्टेंट। अब एक सामान्य सोच, एक सामान्य सोच क्या कहती है? F1 और F2 का रिजल्टेंट क्या दे रहा है? R। अगर आपने सीधा खोल दिया ना, जो काफी बच्चों ने किया है भाइयों, वो गलत है, इसमें नहीं आएगा आंसर। ये थीटा किसके बीच का एंगल है? F1 और, पर वो दे ही नहीं रखा, वो F1 F2 में है ही नहीं, वो F और R में। अब बताओ क्या दिमाग लग रहा है क्या?
क्या करूं, किसको उधर भेजूं बताओ, किसको, F1 को या F2 को? F1 को। क्यों F1 को, क्यों भाई? क्योंकि R और F1 में पता है। सीखो, जो आपने मुझे सॉल्यूशन दिखाया इतने बच्चों ने, वो आपने लगा दिया F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। वहां थीटा वो है ही नहीं, वो तो थीटा F1 और F2 का हो जाता, पर इसने तो रिजल्टेंट के साथ दिया है। हेलो, बस अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। बता, खोलो इसको। आर स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस माइनस सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला, माइनस 2R F1 कॉस थीटा अल्फा बीटा, जो तेरे दिमाग में बैठना चाहिए वो एंगल है। अब F2 का मॉड पूछा है क्या? ये पूछा है। R बता 20, F1 बता 20√3, R बता 20, F1 बता 20√3 कॉस 30। कितना आसान हो गया। उस वाले मेथड से करोगे, दो इक्वेशन बनेगी, उलझते रहोगे। ये एक अच्छा तरीका है। तो सर ये मेरे कब स्ट्राइक करे? उसने एंगल बिटवीन वेक्टर्स नहीं दिया, एंगल रिजल्टेंट के साथ दिया, तो फिर ये मुझे ट्रांसफर करना आना चाहिए। बस ये जो स्टेप है, ये जो स्टेप है, यही कातिल स्टेप है, ये वाला, ये कि आपको ये ट्रांसफर करना आना चाहिए। क्यों ट्रांसफर किया? क्योंकि जो एंगल है वो F1 F2 में नहीं है, वो R और F1 में है। एक बार और एक प्रश्न समझाता हूं ताकि ये बात दिमाग में और बैठेगी बढ़िया। पहले इसको सॉल्व कर लो। cos 30 कितना? √3/2, तो वो √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां कर देता हूं। अच्छा, √3 कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। 20 का स्क्वायर 400 प्लस 1200 माइनस 1200 जाएगा आंसर। बढ़िया सवाल, फंसने वाला सवाल, पर इस अप्रोच से एकदम से आसान, एकदम से आसान। आइए इस बात को फिर दिमाग में बैठाइए, वापस देखिए। कठिन है, दो बार और देखिए, ऐसी तो आएगा। सर अपने ना ये रटा हुआ है सर। भाई बिल्कुल सही याद है, और इसमें थोड़ा सोच, इसमें एंगल ए और, पर अगर तुझे एंगल चाहिए आर और ए, तो फिर तूने ए को वहां पर ट्रांसफर कर दिया। अब ये सब्ट्रैक्शन हुआ, सब्ट्रैक्शन में माइनस आता है, बिल्कुल सही बात है। अब ये एंगल किसके बीच का है बच्चों? आर और ए का। क्या सही बात है क्या? सर मेरे कब चमकेगा कि मुझे ये लगाना है? मैं चमकाता हूं सवाल पढ़कर, वो मेरी जिम्मेदारी है। जैसे P प्लस Q बराबर R है मान ले, और क्वेश्चन पूछा एंगल बिटवीन Q एंड R। अब तुझे समझ में आएगा, अच्छा Q और R, इसका मतलब मैं Q को यहीं रखूं या वहां ले जाऊं? वहां ले। अगर मैंने अभी ऐसे ही सॉल्व कर दिया तो क्या मिलेगा? P और Q के बीच का एंगल, जबकि मुझे चाहिए किसमें? Q और R। सवाल नंबर देखो, चौथा या पांचवा होगा इसी ELP का, देखो कौन सा? 4। किसमें एंगल चाहिए बताओ? Q और R, तो R को वहां भेजना पड़ेगा। दूसरे तरीके से भी हो जाएगा ये, पर मैं चाहता हूं कि आप ये अप्रोच समझें, ये और आसान है, इससे जल्दी आंसर आता है। मॉड P R स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2RQ कॉस Q। कई बच्चों ने इसमें tan वाला सूत्र लगाया, उससे भी आंसर आ रहा है, और उससे tan आएगा, फिर tan को cos में बदलना पड़ेगा। ये तरीका और शानदार है, ये सीधा आपको आंसर देगा, सीधा। इस सोच को बैठाओ कि यार ऐसा ट्रांसफर करने से आशीष सर अब एंगल मुझे R और Q में मिलेगा। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों में बात समझ में आ रही है क्या? अगर सिंपल P प्लस Q लिख दोगे
अरे सिंपल P प्लस Q लिख दोगे तो एंगल P और Q में मिलेगा, पर मुझे एंगल चाहिए, आज मुझे शनिवार के दिन एंगल चाहिए R और Q में, तो मैंने Q को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर। बोलो क्लियर है? अब बताओ P का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, 5, Q बोलो, Q 12, R 13, R 13, Q 12, और एंगल कितना दे रखा है, और तो पूछा है, ठीक, तो स्क्वायरिंग कर दो, 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169, 144, 2 13 12 कॉस बीटा, उसको इधर ले जाओ, 2 13 12 कॉस बीटा, ये कितना हो जाएगा, 169 प्लस 144 माइनस 2 पाई, बताओ तो कितना आ रहा है ये, 2 13 12 कॉस बीटा, ये कितनी आ रही है वैल्यू बताओ तो, 169 प्लस 144 माइनस 25, वो कह रहा है 0 आ रही, कितना, 288, इतने हीरे भरे पड़े हैं, वो कह रहा है भाई 0 आ रहा है, देखो आप। अब कुछ कट रहा है क्या देखें, 12 से काटें, 12 दूना 24, 4 बचा, 12 चौक 48, ये 12, 12 बटे, बोलो आया क्या? अब इन दोनों सवाल को क्लब कर लो, ELP लाए हो ना तो ऊपर लिख लो, चौथा के साथ क्या पढ़ना चाहिए, 19, उससे फायदा मिलेगा, आपको क्लिक करेगा यार ये अच्छा तरीका है, tan अल्फा से भी आंसर आता है, कई बच्चों ने दिखाया मुझे, पर उससे tan आएगा, फिर tan से बेसिक लगाकर कॉस बदलना पड़ेगा, इसमें बेटे डायरेक्ट क्या मिल गया, कॉस। बोलो बात बन रही है क्या, तेज बोल, हाँ डायग्राम से बन सकता है, क्योंकि 5 12 और 13 पाइथागोरस का वो है, पर हर बार पाइथागोरस का ही बने कोई जरूरत थोड़ी ना भाई, 5 12 13 मिल जाएगा, 3 4 5 मिल जाएगा, वो तो स्पेशल केस है, कुछ और अलग आ गए, पर ये वाला तो हमेशा लागू होगा, डायग्राम से बिल्कुल किया सकता है, थम्स अप है, tan अल्फा वाले से किया सकता है, बिल्कुल सही है, पर ये मेथड ऐसा है जिससे काफी चीजें और आसान हो जाती। अब 19 नंबर और ये नंबर क्या दोनों समझ में आ गए, बोलिए आगे बढ़े क्या, चलो लिखे हैं, डालिए, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सर सबसे पहले आपने पढ़ाया ट्राइंगल, फिर पढ़ाया पैरेललोग्राम, अब एडिशन में ये तीसरा रूल और आ रहा है पॉलीगन, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ट्राइंगल लॉ के ही एक्सटेंशन है, पर ट्राइंगल और पैरेललोग्राम में थे कितने वेक्टर, 2, पॉलीगन में बहुत सारे वेक्टर्स को भी आप जोड़ सकते हो, 5 मिनट में देख लीजिए, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि पढ़ा हुआ है, आइए बोर्ड पर देखिए, पेन पेंसिल छोड़िए, पहले ट्राइंगल का रिवीजन, पुराने वालों को भी तो साथ ले चलते हैं, ट्राइंगल का रिवीजन, पहले का हेड, दूसरे की टेल, ट्राइंगल रिवर्स ऑर्डर में बंद, रिवीजन, पॉलीगन से पहले इनका सम्मान, कि जो पुराने हैं उनको भी भूलना नहीं है, ये देख ले, पहले का हेड दूसरे की टेल, जो बंद कर रहा है रिवर्स ऑर्डर में, आर इज अ वेक्टर सम ऑफ ए प्लस बी, बताओ ओके है, चलो आशीष सर पैरेललोग्राम लॉ का रिवीजन करा दो,
पैरेललोग्राम में क्या था, दोनों की टेल मिलनी चाहिए। लो साहब टेल मिल गई। पैरेललोग्राम को पूरा करो। लो सर डायगोनल को बोल दिया आर। अब आर क्यों, कुछ और बोल दे सी। अपने को तो रटा हुआ आर ही होता है। अरे आर नहीं, जो भी डायगोनल होगा वो उनका क्या देगा, रिजल्टेंट। अब यहाँ डायगोनल कौन है, देन सी इज व्हाट, बी प्लस क्यू। बता क्या दोनों बात क्लियर हो रही है? नहीं हो रही तो अभी दिक्कत नहीं, मंडे को वापस समझाऊंगा। ट्राइंगल में पहले का हेड दूसरे की टेल, पैरेललोग्राम में दोनों की टेल। आओ नया पढ़े। पॉलीगन, ट्राइंगल और पैरेललोग्राम में केवल आप 2 वेक्टर को ही ऐड कर सकते थे, पर मेरे पास 3 वेक्टर हैं, 5 वेक्टर हैं, 9 वेक्टर हैं, 12 वेक्टर हैं, सबको मैं पॉलीगन से ऐड कर सकता हूं। नियम कितना सरल है, बहुत सारे वेक्टर हैं आपके पास, ये ए, दूसरे को जमा दो इसके टेल के साथ, ये बी, तीसरे को जमा दो इसके साथ लगातार में सी, ये डी, ये ई, सब कंटिन्यू में इसके जैसा, पहले का हेड दूसरे की टेल, दूसरे का हेड, ऐसे लगातार लगातार लगातार। अब पॉलीगन को बंद करो रिवर्स ऑर्डर में, तो ये जो रिवर्स ऑर्डर होगा ये इन सब का वेक्टर सम होगा। बताओ आर बराबर बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। वापस देखिए, सभी को कंटिन्यू जोड़ दिया, और जो पॉलीगन की nth साइड है वो कैसे ऑर्डर होनी चाहिए, अपोजिट ऑर्डर, सेम एज दैट ऑफ ट्राइंगल। सर ये ट्राइंगल लॉ ही है, देखना कैसे, सुनना। ये ए और बी, ये बता क्या होगा ईमानदारी से, ए के लगातार में बी बंद कर रहा है हरा, क्या ये ए प्लस बी होगा? सुनते जाना, आप ही सिखाऊंगा। ए प्लस बी के लगातार में कौन, सी, ये बंद कर रहा है, बताओ ए प्लस बी प्लस सी, पक्की बात। पेन का रंग चेंज कर रहा हूं, ए प्लस बी प्लस सी के लगातार में डी, तो ये वाला ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और इसके लगातार में कौन है, ई, तो ये इसका क्या हो गया, वेक्टर सम। थोड़ा सा बड़ा बना दो सर, घसट पसड़ हो गया। चल वापिस देख, अपने क्या भाई, खुश होके जा, समझ के जा, ये बी, ये सी, ये डी, और ये रिवर्स ऑर्डर में। बोल क्लियर है? डायरेक्ट आप बोल सकते हो रिवर्स ऑर्डर वाला इन सबके वेक्टर सम के बराबर होगा। बोली हाँ है, मैं कह रहा हूं ये ट्राइंगल लॉ ही है। सर कैसे, सर बता दो, पहले ये वाला बता, बता ए के लगातार में कौन, क्या ये ए प्लस बी होगा? पेन का कलर बदल रहा हूं, ए प्लस बी के लगातार में कौन, सी, इसको बंद कर, बता ये कौन होगा, ए प्लस बी प्लस सी। अब देखना ए प्लस बी प्लस सी के लगातार में कौन, डी, बंद कौन कर रहा है, देन आर इज व्हाट, ए प्लस बी प्लस सी प्लस। क्या दिमाग में घुस रहा है क्या? और देख लो, डरना मना है। डरना काहे को यार, डरना किस बात के लिए होता है? ये देखो, ये ए बी, ये बी सी, और ये आर। बता कौन कौन जोड़ेंगे, कौन कौन जोड़ेंगे, ए बी प्लस बी सी, जो लगातार में है वो जोड़ेंगे और अपोजिट वाले के बराबर होंगे। क्वाड्रेटरल में लगा दो, हाँ बोलो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी किसके बराबर, प्लस नहीं बराबर, प्लस नहीं बराबर है, क्योंकि ये रिवर्स है तो ये रिजल्टेंट बताए, हाँ या ना? अब इससे 5-6 सवाल करके दिखाता हूं, तब ये पकड़ में आएगा आपके। लिखना शुरू करें, लिखना शुरू करें।
बिल्कुल कुछ नया नहीं है। ट्रायंगल लॉ से बात समझी, पैरेललोग्राम से समझी, पॉलीगन में लगा दी। 5 सवाल करके देखेंगे, पॉलीगन समझ में आ जाएगा। घर जाके इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। ऐसे ही सीखा जाता है सब्जेक्ट, धीरे 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 चीजें तैयार हो जाती हैं। कल छुट्टी है, उपयोग करें। 10 घंटा 12 घंटा भी निकाला जा सकता है पढ़ने का, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी पढ़ के रखोगे, बहुत बाद में आराम मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना, इस बार कोई कमी नहीं छोड़नी है। ट्रायंगल 2 मिनट में समझाया, पैरेललोग्राम समझाया, फिर पॉलीगन बताया। एक जैसे ही हैं सब। करूं? अब एक इंटरेस्टिंग बात आने वाली है, उस पे आने वाला हूं। इसको बड़ा करना है, दिख रहा है? दिख रहा है? अगली कर दूं क्या स्लाइड? ये बनाने की आवश्यकता नहीं है, वही है। ये बना लीजिए दो, प्रैक्टिस के लिए। और ये ध्यान रखिए, रिजल्टेंट जिसके इक्वल होगा वो हमेशा अपोजिट ऑर्डर में होगा। रिजल्टेंट वाला अपोजिट ऑर्डर। इसको दूसरे पेन से आप डार्क भी कर सकते हैं इस एरो को, ताकि आपका यहाँ ध्यान जाए। अब इसमें कुछ बढ़िया बातें सिखाता हूँ जो नीट में काम की हैं। नीट में लॉ तो पूछा नहीं जाता, नीट में तो उस पर आधारित क्या पूछे जाएंगे? क्वेश्चंस। तो इनको कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ धीरे धीरे। 4-5 सवाल में आपको मजा आ जाएगा। करूँ क्या नेक्स्ट? चलो, अब सुनना कुछ बढ़िया बातें, ठीक है? पूरा मन लगाना, नहीं आए तो बिंदास पूछना कि सर एक बार और समझा दो, कोई टेंशन नहीं, सब अपने बच्चे। चलो पेन पेंसिल छोड़ो और फोकस करो, पढ़ाई पे फोकस करोगे ना तो धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। मन में दूसरी बातें, गप्पे मारना, बदमाशी करना, इस तरह की सोच रखोगे तो फिर होगा भी नहीं। फोकस करना पड़ेगा धीरे धीरे सब्जेक्ट के प्रति कि मुझे पढ़ना है, आगे बढ़ना है। ऐसी एक अच्छी सोच लानी पड़ती है। अब बोर्ड पे देखना, ये है मान लो ए बी, या इसको मैंने बोल दिया ए बी सी। जल्दी से बताइए, थोड़ा सा इसको सही करता हूँ। हाँ जी, कौन जोड़ेंगे बताओ? कौन जोड़ेगा? कौन जोड़ेगा? ए बी के लगातार में, लगातार बी सी। बक्से को बंद कौन कर रहा है? Yes. मानते हो? अब ध्यान देना थोड़ा सा। ए बी, बी सी, इसको उल्टा कर दिया। क्या कर दिया? उल्टा। नेगेटिव वेक्टर उल्टा कर सकते हैं। आइए देखिए, ए बी प्लस बी सी उधर ले जाइए, सी बराबर
भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखना। अब शब्द सुनना क्या बोल रहा हूं। अगर पॉलीगन क्लोज है, अगर सारे वेक्टर एक ही सेंस में हैं, तो उनका वेक्टर सम 0 होता है। देखो एक ही सेंस में है, पूरी चक्री घूम रही है, ए बी के लगातार में, बी सी के लगातार में। अगर सब एक ही सेंस में है तो सीधा लिखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। पॉलीगन कैसा? क्लोज। कैसे सेंस में? एक ही सेंस में, तो उनका वेक्टर सम सदैव 0 होता है। आइए इस बात को फिर देखिए, इसमें लगा के बताइए, ध्यान से देखना, डरना मत। अब आप देखो क्या पॉलीगन क्लोज है और क्या एक ही सेंस में घूम रही है? बात देखो, ए से बी से सी से डी से ए, देन व्हाट, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए बराबर, हाँ या ना? सेम सेंस में होने चाहिए। मान लो कुछ ऐसा है, कुछ मैं आपको अलग बताता हूं, आप अपनी सोच डेवलप करिएगा। जानबूझ के नाम ऊट पटांग, क्योंकि ए बी आर तो रटा हुआ होता है। अब इसमें बताइए, एक सेंस में तो नहीं दिख रहे, देख यहां से यहां घूमे पर ये उल्टा हो गया। अब बता, जो एक ही सेंस में वो जुड़ेंगे, कौन जुड़ेगा बता? पी, पी के लगातार में बंद। क्या कुछ कुछ बातें क्लियर हो रही हैं? और 5 सवाल देखेंगे, क्लियर होगा। तो क्या बात क्लियर हुई कि अगर अगर पॉलीगन क्लोज है और सेम सेंस में, देख यहां सेम सेंस में नहीं है, ए बी प्लस बी सी किसके बराबर है? ए सी के बराबर। इसका आंसर तो ये है। पर अगर एक ही सेंस में है तो फिर उनका वेक्टर सम हमेशा, बहुत काम का कॉन्सेप्ट है, लिखिएगा। फिर इस पर क्वेश्चंस देखते हैं, इसको शब्दों में भी लिख लेंगे अभी, नोट डाउन कर लें तसल्ली से। आज होमवर्क है ईएलपी नंबर 9 से खेलना है। 8 अभी पूरी करा दूंगा, 7 पूरी करा दूंगा और 9 का होमवर्क दूंगा। 9 में से टारगेट है 15 में से 2 या 3 बनेंगे। 3 से ज्यादा बन जाएं तो मिरर के सामने खड़े होके देख लेना अपने आप को, आज क्या हुआ, मेरे से ज्यादा कैसे बन गए। 3 से ज्यादा बन गए तो, और 3 तो बनने ही चाहिए। लिखें आगे के बराबर। तो शर्त बताइए, क्लोज पॉलीगन, यस यस, और बताइए सेम सेंस। सेम सेंस बोले या ऑर्डर, एक ही ऑर्डर में बोले, तो उनका वेक्टर रिजल्टेंट हमेशा, ये किसी को फील आई क्या ए सी को माइनस सी क्यों लिख दिया? पलट दिया, पलट। तो देख इसको भी उल्टा कर दिया, डी कनेक्शन जो पहले ऊपर था कहां कर दिया? नीचे। अब वो ए सी नहीं हुआ, अब बन गया सी है। डन, बढ़ चले आगे। आओ कुछ और बातें देखते हैं, कुछ मैं आपको छोटे छोटे सवाल कराता हूँ। ये लिख लो, ये लिख लो, बहुत आसान लगेगा जब आप इसको क्वेश्चन में लगाओगे ना, आपको लगेगा हाँ यार मुझे चीजें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहा है। और मैंने आपको 3 दिन कहा था, क्या 3 दिन इसकी बातें समझोगे ना तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अब आपको कल 2 घंटे 1.5 घंटा वेक्टर को देना चाहिए, ELP 7 पूरी करो,
ELP 8 पूरी करो वापस से, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तब आप उन शब्दों को समझ पाओगे। चलिए बढ़ूं आगे, दोनों प्रश्न समझ में आ गए। अब कुछ कुछ सवाल आपको करके दिखाता हूं वास्तविक, एक इलेक्ट्रो का, एक ग्रेविटेशन का, ताकि पता चले। वहां सवाल ऐसा थोड़ी ना आएगा भाई पॉलीगन लगाओ, तो आपको अलग अलग परिस्थितियों में आना चाहिए। अब वो देखना कैसे। एक क्वेश्चन करो, सब आपने करे हुए हैं, पर फिर भी मैं आपको एक बार बताता हूँ चीजें किस तरह से चलेगी, फिर यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। अब सुनना, सभी लोग बोर्ड पे देखना, बढ़िया बात है, बोर्ड पे देखो, कॉपी में बाद में देखते रहना। 3 चार्जेस हैं जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के कोने पे रखे गए हैं। सेंटर पे एक चार्ज है Q, कुछ नहीं दे रखा होता तो सारे चार्ज पॉजिटिव है। आपको फोर्स निकालना है कहाँ, सेंटर। सभी जनता बोर्ड पे देखे, इलेक्ट्रो का पहला सवाल यही होता है जब हम कूलम्ब पढ़ाते हैं। आराम से देखना, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, रिपेल, ये रिपेल किया F। ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल F। ये प्लस इस प्लस को रिपेल F। एक मन में डाउट आया, क्या सारे F क्यों है, F1 F2 F3 क्यों नहीं है? क्योंकि सारे चार्जेस का पेयर सेम है और सेंटर से किसी भी वर्टेक्स की दूरी a/√3 होती है, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो। बहुत बारीक की बात सीखो धीरे धीरे। यार F1 F2 F3 क्यों नहीं हुआ, क्यों होगा भाई, सब में चार्ज वही है, K बड़ा Q छोटा Q, बड़ा Q छोटा Q, बड़ा Q छोटा Q, कूलम्ब फोर्स K Q1 Q2 बाय R², दूरी भी सब जगह सेम। अब मजे की बात क्या है, अगर आप इन 3 फोर्सेस को देखोगे तो ये F, ये F और एक नीचे F, पता है हम जानते हैं बचपन से टोटल 360 कितने हिस्से में बटा हुआ है, 3, 360 के 3 टुकड़े, 120 120 120। अगर आपको पता हो 2F 120 पर हैं, 2F 120 पर हैं, 2F 120 पर हैं, तो क्या होता है, क्या होता है, 2F 120 पर है, ये देखो, ये छोटी छोटी बातें जो हमेशा काम आएंगी। 2F 120 पर है, तुरंत बताओ रिजल्टेंट निकालना है, क्या दोनों बराबर है, क्या दोनों बराबर है, तो आंसर 2F cos थीटा बाय 2, तो 2F cos 120/2, 2F cos 60, cos 60 1/2 F, और एग्जैक्ट उन दोनों के बीच में आएगा, एकदम उन दोनों के, क्योंकि दोनों फोर्सेस बराबर है तो एकदम रिजल्टेंट उनके बीच में आएगा। बताइए हाँ है क्या, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में आया। अब ये F ऊपर और ये F नीचे क्या हो जाएंगे, कैंसिल, रिजल्टेंट इज। ये आज आपने कर लिया, अब आपको साल भर नहीं करना है, आपको ये याद होना चाहिए कि आशीष सर 2F 120 पे लगेंगे तो उनका आंसर F आता है। फिर धीरे धीरे ये भी याद हो जाएगा कि 3 वेक्टर अगर 120 डिग्री पर हैं और तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एक ही प्लेन में है, तो उनका रिजल्टेंट सदैव 0 होता है। क्या बात क्लियर हो रही है? एक बार लिखिए फिर वापस समझते हैं, आंसर आएगा 0।
एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं कि यार वो मैं रटा हुआ है 2f cos थीटा बाई 2, अब तुझे फील आएगी ना 2f cos थीटा बाई 2 कब लगाते हैं? अच्छा हाँ सर, जब रिजल्टेंट निकालना होता है, रिजल्टेंट निकालना होता है, और जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। साइन थीटा बाई 2 तो कब लगाते हैं? जब सब्ट्रैक्शन होता है। सब्ट्रैक्शन तो कर ही नहीं रहे, हम तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं। लिख लें। ये सबसे फेमस सवाल है इलेक्ट्रो में। ऐसे 6 सवाल और बनेंगे, अभी थोड़े कठिन लेवल पे ले जाऊंगा आपको, पर वो आप देखना बहुत जल्दी सॉल्व होंगे। पूरा सेंटेंस याद करो। दो फोर्स एफ एफ 120 डिग्री पे लगते हैं तो उनका आंसर एफ ही होता है। अब ये वाली बात बार बार नहीं करनी, एक बार पेट भर के कर लो। हाँ सर, ये कर लिया, आंसर है। अब हमेशा सर आपने इसका रंग क्यों बदला? क्योंकि इन सफेद सफेद का ये क्या है? पीला रिजल्ट है, इसलिए अलग रंग से दिखाया। अभी एक ट्रिक बताऊंगा। पहले मैं आपको बेसिक से सिखा रहा हूँ, फिर एक तरीका सिखाऊंगा कि आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा और आप सीधा बताओगे। क्या मैं अगला स्लाइड कर दूं? जल्दी आ जाइए। ज्यादा बहुत अच्छे तरीके से सवाल करके पढ़ने से धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा। जिनको लगता है कि हमारी फिजिक्स ज़्यादा वीक है, वो लेक्चर्स को फिर से सुनिए। उसमें ऑप्शन होता है वापस से रिपीट सुनने का, फास्ट फॉरवर्ड में सुन लीजिए, ताकि आप 2 बार 3 बार चीज़ों को समझोगे, धीरे धीरे आप भी फ्लो में आ जाओ। ऐसा कुछ नहीं होता सर मेरे पास वाले ने तो 2 साल पढ़ाई कर रखी है, ये जवाब दे रहा है, मैं सर परेशान महसूस करता हूँ, मैं तो पहली बार ही पढ़ रहा हूँ। भैया तू भी मेहनत कर, ज्यादा मेहनत कर, सब बराबर आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये सोचने का कोई पॉइंट नहीं है सर मैं तो पहली बार पढ़ रहा हूँ, पहला ड्रॉप है, मैंने तो अभी तक 11th-12th में ऐसी पढ़ाई करी नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन बहुत अच्छे नंबर से होता है। अभी हमारा बच्चा था, उसका वीडियो आप देखना, विशाल मित्तल का, मैंने अभी कल परसों एक वीडियो बनाया है, उसका भी फर्स्ट अटेम्प्ट था, और पहले ही अटेम्प्ट में कितने नंबर लेकर आया है? 670, फर्स्ट अटेम्प्ट। और केवल कोई बैकड्रॉप इतना सॉलिड नहीं, बहुत कुछ आता था पहले से, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेहनत करी, खूब सवाल लगाए, खूब मेहनत करी, कॉन्सेप्ट सीखे, और पहली बार में काम हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि 2 बार चाहिए, 1 बार चाहिए, या 11वीं 12वीं अच्छे से आने चाहिए, कुछ नहीं है। बिल्कुल आप शुरू से पढ़िए, अभी से पढ़िए, सब अच्छा हो जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी। चले, क्या ये बात क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखें, थोड़ा डायरेक्शन बनाना सिखाता हूं आपको। ये चार्ज, ये चार्ज, ये सेंटर पर एक। अब मुझे निकालना है सेंटर पे फोर्स। अब सुनते जाइएगा, सेंटर पे फोर्स आप भी समझिए और उन बातों को पकड़िए। मुझे फोर्स किस पे चाहिए? सेंटर पे। इसको मैंने गोला मार दिया। गोला क्यों मारा? मुझे सेंटर पर चाहिए। अगर किसी कोने पे चाहिए तो आंसर अलग आएगा, ध्यान रखना। कहां निकाल रहे हैं? सेंटर पर। पहला स्टेप, जिस पर फोर्स चाहिए उस पर गोला मारिए। बताइए इस पे फोर्स कौन कौन लगाएगा? सब लगाएंगे। ये प्लस प्लस को रिपेल, ये एफ। ये वाला प्लस प्लस को रिपेल, एफ। ये प्लस प्लस को रिपेल, एफ। ये रिपेल। बताइए, ये एफ, ये एफ, ये एफ, ये एफ। बताइए, एक तरीका तो ये है जो छोटा बच्चा करता है, एफ आगे एफ पीछे कैंसिल, एफ आगे एफ पीछे कैंसिल। ये भी बिल्कुल सही तरीका है। जरा बताएं, इनके बीच का एंगल सोच के बताएं। टोटल है 360, कितने टुकड़े? 1 2 3 4, कितना? आंसर कितना? सर आपने यहाँ रिजल्टेंट नहीं निकाला,
जरूरत नहीं पड़ी, आमने सामने वाले क्या हो गए, कैंसिल। अगर आप रिजल्टेंट निकालना चाहते हो, इस f और f का पता है क्या आएगा, √2f, कहां, ऊपर, इस और f का √2f, कहां, नीचे। आंसर कितना आएगा, 0। आंसर कितना, 0। लिखिए, फिर एक सेंटेंस लिखाता हूं। एक ही प्लेन में है, सारे कैसे हैं, एक ही प्लेन में। एक ही प्लेन में जो वेक्टर होते हैं उन्हें बोलते हैं कोप्लेनर। बोलो। अब सर ये 2 सवाल तो मुझे आते थे, बिल्कुल आपको आते होंगे, पर अब अगले सवालों के लिए यहाँ से जो कॉन्सेप्ट डेवलप होगा ना भाई, वो काम आएगा। क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको बताता हूँ, पहले आप बराबर आइए, फिर कुछ आपको एडवांस अच्छे प्रश्न बताता हूँ। इसको मिटा दूं क्या, अब सुनना, बढ़िया कॉन्सेप्ट, पेन पेंसिल छोड़ दो, इसको समझने में पचाने में समय लगेगा। एन कोप्लेनर वेक्टर होने चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, सेपरेटेड बाय इक्वल एंगल होना चाहिए। एंगल कितना होगा जरा सोचो, टोटल एंगल 360, और एन, एन वेक्टर है तो एन, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा। सर कैसे मानूं, आओ चेक करते हैं। एन, एन मतलब बहुत सारे, माना एन 2 है, मतलब कितने वेक्टर हो गए, 2, दोनों इक्वल होने चाहिए। ये देखो इक्वल है, कितने पर होने चाहिए, कितना एंगल हो गया, 360/2, कितना हुआ, 180। जल्दी से बताइए कितना आंसर, क्यों, एफ उधर एफ इधर, रिजल्टेंट थोड़ा थोड़ा आया, थोड़ा ऊपर से गया, कोई टेंशन नहीं। एन 3 लो, एन 3 लो, मतलब कितने फोर्स हो गए, 3। सर धीरे धीरे बताओ, ये 3 फोर्स। सर एंगल कहां से ला रहे वो नहीं समझ में आ रहा, 360/n करो, 360/3, 120, 120, 120, 120। आइए पहले सारी शर्त चेक करिए, सारी शर्त, कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, एफ एफ एफ, इक्वल एंगल से सेपरेट है, 120, 120, 120। सॉल्व नहीं करना, रिजल्टेंट 0। शर्त, कोप्लेनर होने चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड के होने, इक्वल एंगल पर सेपरेट होने चाहिए। आप कहोगे सर मैं इसके बने बगैर ही सोच पा रहा था, बिल्कुल सोच पा रहे थे, पर आप अगला सवाल नहीं सोच पाओगे, वो देखना जो जेई मेन में आया हुआ है। ये है साहब पेंटागन। क्या है ये, पेंटागन, और यहां रख दिया आपने सेंटर पे चार्ज। इसके रिजल्टेंट निकालने में आपकी जान निकल जाएगी। सर क्यों जान निकल जाएगी, पता है एंगल कितना कितना आएगा, जरा सोचो, ये इसको रिपेल करेगा एफ से, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, पता है कितने फोर्स आएंगे, 1, 1, 2, फिर 3, 4 और 5। अब पांचों में एंगल कितना आएगा पता है, 360/5, 5 दिया, 5 सत्ते 35, एक बचा 78 डिग्री, 72,
72 पर फॉर्मूला कैसे लगाओगे, क्योंकि अंडर रूट ऑफ आएगा फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस 72 की वैल्यू हमें पता नहीं है, पर आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। कैसे? सारे फोर्स इक्वल हैं, सभी का एंगल सेम है, तो आंसर 0 ही आएगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? आइए फिर से इस बात को पकड़िए, जाने मत दीजिए, फिर से पकड़िए। n4, n क्या मतलब n4 का, बोलो ना। 4 वेक्टर होने चाहिए, बनाना। सोचेगा तो कैसे चलेगा, ये 4 वेक्टर बनाए, चारों इक्वल एंगल पर ही होने। बिल्कुल, देख कैसे आया, 360 बटे 4, पता कितना, 90, 90, 90, 90, पता आंसर कितना। खुद वैसे भी आ रहा है, एफ से एफ कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, रिजल्टेंट 0। क्या ये बातें क्लियर हो रही हैं? अब मुझे इतना ही नहीं करना, मुझे तो ये वाला बॉक्स याद होना चाहिए। बोलो, कोशिश करो। कोप्लेनर हो, यस। सबका मैग्नीट्यूड, हर दो दो के बीच का एंगल भी, सॉल्व नहीं करना, आंसर 0, खत्म। ये कुछ केस मैंने आपको बताए जो आप अपने सामान्य ज्ञान से भी कर पा रहे थे कि इसका आंसर क्या आ रहा है, 0। पर पेंटागन आप नहीं कर पाओगे, पेंटागन में फंस जाओगे। क्यों फंस जाओगे बताओ? क्योंकि एंगल है 72 डिग्री, 72 डिग्री पर रिजल्टेंट निकालने में जान निकल जाएगी। cos थीटा बाई 2 लगाओगे तो cos 36 आएगा, cos 36 की हमें वैल्यू पता ही नहीं, हाँ या ना। पर इस वाले कॉन्सेप्ट से आंसर कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि सब कोप्लेनर, सबका मैग्नीट्यूड सेम, सबके बीच का एंगल भी, आंसर 0। करिए। तो ये एक बढ़िया तरीका है, n कोप्लेनर वेक्टर होने चाहिए, एक्टिंग एट द सेम पॉइंट, ये भी लिख लें, जरूरी है। कोप्लेनर, मैग्नीट्यूड सेम, दो दो के बीच में एंगल भी सेम। बताऊं?